जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। पार्ट 2 वैसे 20 मिनट का ही होगा, असर की नमाज का टाइम होने वाला है। वैसे मैंने ये सवाल ही करवाना था, अब जो बाकी टाइम बचा है उसमें तो बस मैंने टाइम पास करना है। IFRS 16 का एक सवाल का एक पार्ट रहता है सगाही वाले का, दरमियान वाला गालिबन सेकंड, वो देखेंगे वहाँ पेंडिंग लिखा हुआ है, वहाँ से शुरू करें ना, तो छोड़ी हुई चीज़ें हैं IFRS 16 से। एक IAS 12 का सवाल भी करवाना है किसी वक्त, मैं पिछले सेशन की डिस्कशन उसमें अपलोड करूँगा, पिछले सेशन की करनी है वैसे, वो ढूंढता हूँ मैं जाके। जी बच्चों, अब ये क्या है, P2S, कर लें शाबाश, कर लें। अगर आपने ये कर ली एडजस्टमेंट पहले तो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हाँ भाई कुछ भी नहीं है। और ये नई चीज़ थी और इसलिए कहा था सिर्फ आ जाओगे तो मैं करा लूँगा, आप घर पे हो, अब कल जब ये एडजस्टमेंट आगे यूज़ होनी है, अब कल के लेक्चर में ये आनी है, इसीलिए शाम को नहीं होती है एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन बहुत मजबूरी के अंदर मैंने ये क्लास की। तो प्लीज़ जितने बच्चे भी नहीं आए हैं उनको, आपके दोस्त होंगे साथ बैठे होंगे, कुछ सहेलियाँ होंगी, बताएं उनको कि लेक्चर आज का बहुत ज़रूरी है, कल वाले लेक्चर की समझ नहीं आनी, उसका बस आप पहला पार्ट नहीं सारा लेक्चर सुन लें, बिल्कुल अभी आगे भी दूसरे पार्ट में भी आ गया कुछ, ठीक है। हाँ जी, इधर देखें, S2P हो गया था, क्या आ गया है जी, P2S, तो वर्किंग 10 P2S, सोल्ड 300, हमारी बला से हमें कुछ नहीं होता इससे, अनसोल्ड 180 को भी हमने कोई नहीं पकड़ना। इस 180 में जो आपस का प्रॉफिट है ना, उस पर एतराज है। जो बाहर से खरीदी थी कॉस्ट वो तो ठीक है, उस पर तो पड़ा रहे। तो तीसरी चीज क्या लेते होते हैं हम यहां पर, अनसोल्ड का प्रॉफिट। अब ये 180 जो है ये सेलिंग प्राइस पर पड़ा है, हमें इसमें से प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, बाहर निकाल लेना है, ठीक है जी। 180 जो अनसोल्ड है, ठीक है। अब आए हम सवाल में, उसने बताया ये भी कॉस्ट पे ही रखा हुआ उसने, तो फिर 100 + 20 इज इक्वल टू, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1, 20 इंटू 20, प्रॉफिट चाहिए हमें 30। इस 30 की एंट्री करो, 30 की एंट्री करो, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट स्टॉक क्रेडिट, यानी कि एंट्री तो सेम है, बस रिटेन्ड अर्निंग्स किसकी हिट करनी है, ये देख लो किसने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो किसने बेचा, P ने, तो प्रॉफिट किसने कमाया, P ने, तो P की अर्निंग्स कहां पड़ी हैं, CRE में, तो फिर यहां पर CRE डेबिट 30 से और स्टॉक क्रेडिट 30। तो CRE डेबिट, तो आज पहली एंट्री मेरे ख्याल में पड़ी है CRE में, नहीं इंपेयरमेंट भी आई थी, इंपेयरमेंट जी, CRE डेबिट स्टॉक। आप कहोगे नहीं सर ये स्टॉक तो इसमें पड़ा हो, भाई दोनों इकट्ठे हो गए हैं, जिंदगी आसान है, जिंदगी आसान है। P का स्टॉक इधर पड़ा है, S का स्टॉक इधर पड़ा है, जो P ने बेचा S के पास अनसोल्ड है वो यहां पड़ा है, जो S ने बेचा P के पास अनसोल्ड है वो इधर ही, स्टॉक्स इधर ही पड़े हैं ना। मसला क्या है, माइनस करना है, तो एंट्री, तो अगर S बेचे P को, अनसोल्ड जो पड़ा है उसमें प्रॉफिट निकालो, उसकी एंट्री करो, SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट। P बेचे S को और कुछ अनसोल्ड है यानी अनरियलाइज्ड है उसमें से, तो वो प्रॉफिट निकालो, उसकी एंट्री करो, CRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ठीक है। यहां क्या लिखोगे आप, यहां भी स्टॉक लिखो, URP, एक जैसी बात लिख ली। अब दोनों में मैच पड़ रहा है तो आप कह सकते हो ये क्या है, ये क्या है, S2P, ये वैसे ही लिख रहा हूं, कोई नहीं लिखने की जरूरत होती, ये इधर क्यों आया जी, ये क्या है, S2P है, इससे अच्छा सा दूसरा 2 ही लिख लें, S2P है, स्टॉप वही ठीक था। ये क्या है, S2P, और ये क्या है, P2S, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों डिफरेंट आए हैं, ओके डन। पहला दिन है इसलिए लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखा करेंगे, तो बस URP लिखा और बस चलाओ, देखो कौन सा कहां पे, ठीक है डन। सवाल जी खत्म हो गया है बाय द वे, ये तो पहले ही खत्म हो गया था। अब देखो 250 में से ये सारे माइनस करो, बकाया CRE और NCI कितना कितना जाना, कितना बचा, 65 का 80% और 65 का 20% जी, 52 और 13,
52 इधर आने लगा, 13 इधर आने लगा। SRE पोस्ट वाली, और ओहो इधर लिखा ही था वर्किंग वन, इधर वर्किंग वन लिखो या फेयर वैल्यू लिखो, जो मर्जी लिख लो, लिख तो लो कहाँ से आया है। अच्छा सॉरी, ये क्या भूल गया था ना, लेकिन देखो डबल एंट्री लिख दी थी इसलिए बचत हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ जैसी फिगर है डबल एंट्री फौरन करो, डबल एंट्री जैसे डबल एडजस्टमेंट शुरू हो, जो भी डबल एंट्री है फौरन उसको पूरा करो। जैसे ही प्री यहां लिखो फौरन यहां लिखो, भूल ना जाए। जैसे ही गुडविल निकले फौरन डबल एंट्री करो, इंपेयरमेंट आई है फौरन डबल एंट्री करो, सही है ना। एनसीए निकाला यहां से फौरन डबल एंट्री करो। फिगर लिख ली ना तो अंग्रेजी लिखना भूल भी जाओ तो खैर है, बाद में पकड़ी जाती है। ओके ये भी डन, खत्म इसकी कहानी। इसका क्लोजिंग निकालो 440, इसका क्लोजिंग भी निकालो 98, कितना आ गया जी 660। और ये देखो ओ रह गया। अब देखो फायदा हुआ ना, लिखने का फायदा हुआ। प्रेजेंट करना जरूरी था, लेकिन अगर ना लिखते तो रह गया था ना, रह गया था, एक नंबर मिस हो जाता क्योंकि कैंसिलेशन दिखानी तो थी उसको। ठीक है, तो ये फायदा हो गया लिखने का। हाँ जी, कंसोलिडेशन की ही एडजस्टमेंट है। हम कहेंगे अंकल बेटे से रिसीवेबल नहीं मुनासिब लगता, क्रेडिट करें इसको, क्रेडिट, तो यहां पर डेबिट। अब ये इसमें से हो गया, बाकी क्या बच गया, वो बाकियों वाला, और ठीक है जी। तो यहां पे क्या बच गया, अब 0। ये कितना बचा, इतना ही आना चाहिए था। ये क्या हो गया, इसको 9, इसमें सही तबाही फिरी है आज, 1615। CRE 447, NCI 98, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 242 और 228। चलो कुछ तो मैं भी कर दूं जी, 1650। ले खत्म कहानी। तो नई चीज क्या सीखी, आपस की सेल परचेज। उसमें अगर जिसने बेचा है ग्रुप, मतलब पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा, सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा और उसने आगे बेच लिया, कोई मसला नहीं है। मसला किस में, अनबिक्ड में, अनसोल्ड में। अगर मिल जाए तो उसके ऊपर प्रॉफिट की फिगर निकालो। बाकी स्टॉक कॉस्ट पे तो होना ही है, बाहर से तो कॉस्ट पे ही खरीदा था, आपस के प्रॉफिट का मसला है, वो फिगर निकालो। जिसने बेचा, अगर एस ने बेचा तो SRE डेबिट स्टॉक है, अगर पी ने बेचा तो CRE डेबिट, PRE डेबिट, वो पड़ी कहां होती है PRE, CRE नहीं, तो CRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट। ठीक है, बाकी गुडविल वाली कहानी तो वही पुरानी। अब कल की क्लास के अंदर ये चीजें ही चलेंगी, शायद कोई एक एडजस्टमेंट नहीं आ जाए, लेकिन ये सारी एडजस्टमेंट्स ये दोबारा होंगी। तो इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप छुट्टी करने वाले बच्चे जो हैं, जिन्होंने क्लास आज नहीं पढ़ी, वो फिजिकली क्लास को पढ़ें आके। ठीक है, हाँ जी। अब जिस किसी का क्लैश है यहाँ से वो जा सकते हैं। अब मैं IFRS 16 क्वेश्चन देखते जाओ कौन सा करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर 10 मिनट जी। सगाही लिमिटेड, इसके अंदर में एक ऐसा काम है जो इसके अलावा कहीं नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। सिचुएशन आज तक कभी आई नहीं थी, ठीक है ना। वो सिचुएशन इसमें थी इसीलिए उस वक्त छुड़वा दिया था, क्योंकि टेम्पो बना हुआ था, सवाल पे सवाल होते जा रहे थे, सारा लीड आता था, बीच में एक ऐसे टंग करके कोई चीज़ आ जाए, ओए ये क्या, ये भी हो सकता है सर, ये तो हमें आता ही नहीं, बस सारा कुछ किया। वो इस वजह से उस वक्त छोड़ा था, वो रह ही गया। तो फास्ट पेपर्स पेंडिंग लिखा भी होगा, अगर आप लोग भी ओपन कर लेना कभी, खुदा ना खास्ता। इधर ही करूंगा मैं ये सवाल, ओके, ये सवाल यहीं होगा। वो मिटाने कोई आए, हो सकता है किसी ने नोट भी करना हो, उसको छोड़ें, वो बाद में नोट कीजिएगा। पास पेपर लब ही नहीं रहे। पेज नंबर ना बताना मुझे, आसानी से ना कहीं पहुंच जाऊं। 13, 12, कौन सा 15 है, ये देखा देखा। अरे ओ पेंडिंग, अरे ओ पेंडिंग, यू आर नॉट पेंडिंग, यू आर नाउ गोइंग टू बी सॉल्वेड। लो जी 1 और 3 को ज़रा इज़्ज़त और एहतराम के साथ, प्रोटोकॉल के साथ यहाँ से उठाएं और सैड लगा दें।
अब इनका वक्त गुजर चुका है। अब आते हैं मार्केट में पॉइंट नंबर 2, और आप अभी कहेंगे आ गया ते छा गया ठा करके। हाँ जी, चलो जी 10 मिनट में जितना हो गया, क्योंकि नमाज का टाइम भी करीब है। इस सवाल में एक पार्ट के अंदर शायद मैं रेंटल भी मिसिंग था, शायद 1 में था, है ना, वो भी निकालना सीखा था। बार ये 1 और 3 हमने कर लिए हुए हैं, ये देखें। 1 में मिसिंग था, रेंटल मिसिंग किस में था, 1 में था आई थिंक, ठीक है, डिस्कस किया हुआ हमने। ये 3 तो बाकायदा सॉल्व किया हुआ है, तो वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए सबूत के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 को पढ़ने के लिए पहला पैरा, दूसरा पैरा, पॉइंट 2 करने के लिए, ठीक है, पॉइंट 2 और आखिरी लाइन, ये 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन था ना सबके लिए। ये पहले 2 पैराज, उसके बाद ये खुद पॉइंट साहब, और उसके बाद ये वाली लाइन भी, ठीक है जी। ये सब चीज़ें कॉमन थी। तो पहले पॉइंट, क्योंकि वो सवाल चल रहा हो फिर तो बंदे ने एक बार पढ़ा होता है, लेकिन अब इतने अरसे बाद आए हैं, आप तशरीफ़ लाएँ हैं लीज़ पर, ज़रा यादें भी ताज़ा करते हैं। तो ये पढ़ें। सगाही ऑटोज इज़ अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, डीलर मैन्युफैक्चरर का सवाल था। अच्छा, SAL एक्वायर्स ईच यूनिट ऑफ व्हीकल अल्फा फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट अ कॉस्ट ऑफ 26 मिलियन। ये क्या थी इसकी कॉस्ट? वर्किंग 1 हम करते थे ना जी, वर्किंग 1, ये पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं, वर्किंग 1। तो वर्किंग 1 में हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है जी, कॉस्ट 26, एंड सेल्स इट फॉर 30 मिलियन। और ये क्या होता था जी, फेयर वैल्यू या कैश सेल प्राइस। फेयर वैल्यू कितनी, 30। ओके, द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अल्फा इज, इकोनॉमिक लाइफ गिवन है 5 years, ठीक है। उसके बाद आखिरी पैरा पढ़ लें, फिर पॉइंट 2 पे आते हैं। आखिरी पैरा में कहता है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन, ये क्या है, IDC, ठीक है, वॉज इनकर्ड बाय SAL फॉर ईच ऑफ अबव अरेंजमेंट्स। यानी हमारे वाले सवाल में भी ये 1 मिलियन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, लेकिन चूंकि ये डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है तो हमने इसको एक्सपेंस आउट करना होता है, ठीक है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम, ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला? यानी कि इसको थोड़ा सा इधर साइड पे कर लें, कुछ और भी लिख लेंगे ना यहाँ पे। चलो, अब हमें क्या चाहिए होगा, आपको पता है डीलर मैन्युफैक्चरर का सवाल है, तो अगली चीज़ हमें चाहिए होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, पता है ना। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, लीज पेमेंट्स प्लस UGRVR, लीज पेमेंट्स प्लस GRV, तो इसी में पड़ी होती है, लीज पेमेंट्स प्लस, अल्लाह करे सवाल में ना ही हो, क्योंकि ये होगी तो फिर सवाल और लेंथी हो जाएगा, टाइम भी कम है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखा करते थे, रिवीजन चल रही है आज सिर्फ, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस GRV, टर्मिनेशन पेनल्टी। हम लेसर का सवाल कर रहे हैं, हाँ हो सकता है इसकी पेनल्टी हो, वैसे नॉर्मली होता नहीं, टर्मिनेशन पेनल्टी होती है किसकी, लेसी के लिए, प्लस UGR, ठीक है जी। यहाँ से हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल लिया करते थे, ठीक है। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट जो होती थी वो क्या होती थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। याद आ रहा है, कुछ कुछ चीज़ें याद हैं हमें, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, ठीक है जी। चलो अब सवाल को पढ़ते हैं, थोड़ा सा नक्शा हमने ताज़ा किया ना, जो डाटा बनाया करते थे डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर में, फिर लंबी सी एंट्री होती थी, याद है, गुड गुड गुड। ऑन 1 April 20 SAL, ये दरमियानवी साल के बीच में चवल मारी है इन्होंने, SAL लीज्ड अल्फा वो ऊपर एसेट जो बेचते थे, टू यासिर फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 years। अब फौरन आपने इसको 3/5 किया, आंसर
कितना आया? 70 अबाव है। नो आ गया आंसर। आगे देखते हैं। 5 सवाल थे ना, लीज, फाइनेंस या ऑपरेटिंग, ये देखना होता है, लेसर का सवाल है। तो आगे देखते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 18%, ये इम्प्लिसिट रेट आ गया, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर डीलर के बारे में आपको याद है क्या रूल था हमारा? वो हायर ऑफ इम्प्लिसिट या मार्केट रेट लेता था। मार्केट रेट कितना है? 15%, और इम्प्लिसिट कितना है? 18। तो हमने हायर यानी 18 लेना है। अच्छा चलो, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 million इज टू बी पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ लीज टर्म। यासिर हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज अल्फा एज 7.14। इट इज़ रीजनेबल सर्टन दैट यासिर विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। अब सवाल नंबर 1, क्या मुफ्त में लेसी को एसेट मिल जाएगा? क्या कुछ पैसे देकर मिल जाएगा? अच्छा, लेकिन वो असल सवाल की बेस पता है क्या है? असल बेसिकली सवाल ये था कि लीज टर्म के एंड पर लेसी को ये एसेट फेयर वैल्यू से कम पर मिले और वो ले ले। पूरी बात ये थी। यहाँ पर वैसे ऐसी कोई बात लिखी नहीं कि फेयर वैल्यू लेट से इस दिन जो है वो 10 होगी और इसको 7.14 में मिल रहा है। तो कमज़ोर यस है, पर अगर कोई कर जाता है पर्चे में तो कोई नहीं, वो कह सकता है कि देखो ट्रांसफ़र हो रहा है ना एंड पर, लेकिन है ज़रा कमज़ोर। कमज़ोर किस लिए है? क्योंकि असल सवाल क्या था आपको याद हो तो, दूसरा कि लीज टर्म के एंड पर लेसी को ये एसेट फेयर वैल्यू से कम पर ऑफर करे और वो सर्टन होके वो उसको एक्सरसाइज करेगा। जाके देख लेना, बेशक घर पे जाके देखना, मैं तो कह रहा हूँ आपको, यही सवाल था, ठीक है, सही है। चलिए, बहरहाल मैं अभी भी इसको भी नो कह देता हूँ, मैं इसको भी नो कह देता हूँ। होना वही है जो आप चाह रहे हैं, फाइनेंस लीज बनेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ पक्के पैरों पे बने ना, ठीक है। तो पहला आंसर क्या आया? नो। दूसरा नो, पहला नो, मुफ्त में नहीं जा रहा। दूसरा, मैं कमज़ोर सा यस था, मैंने इसको भी नो कर दिया। मैंने कहा तसल्ली ना होगी तो फिर को अजम्पशन ले लेंगे, यहाँ पे आकर लिख दूंगा कि यार नहीं लिखा हुआ तो अज्यूम यही करते हैं कि फेयर वैल्यू से कम पर ही होगा, जो वो रीजनेबल सर्टन है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, फिर को अजम्पशन लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वैसे देख लेंगे। तीसरा, ये तो नो सामने ही पड़ा है, ये तीसरा इसके सामने इसलिए लिखा, ये 60%, ठीक है। चौथा क्या होता था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड करें, वो देखते हैं। पाँचवा नो। अब एक का ही आसरा है, अगर ये 90% से ऊपर यस सवाल इसका आंसर आ गया तो फिर ये यस हो जाएगा, फाइनेंस लीज बन जाएगी, तो फिर फ़ायदे मज़े। और अगर नहीं तो फिर हमें अजम्पशन शायद लेनी पड़े इस 3 के ऊपर आके कि फेयर वैल्यू से कम पर ऑफ़र 2 में सॉरी, फेयर वैल्यू से कम पर ही होगा जी ये गिवन ऑफ़र 7.14, अजम्पशन लेनी पड़ेगी, है कमज़ोर ज़रा ना अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट सवाल तो ख़त्म हो गया। हाँ जी, डाउन पेमेंट कोई है? नहीं। रेंटल्स बोले जी, रेंटल्स 10 × 3, GRV है सवाल में? GRV है बच्चों? ये क्या है? ये तो परचेज ऑप्शन है? चलो, लीज पेमेंट के अंदर अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र हो तो फिर PO ही आता था, याद है? परचेज ऑप्शन इधर आएगा, याद है? GRV तब आता है जब ओनरशिप ने ना ट्रांसफ़र होना हो, लेकिन वो सवाल अब पढ़ा ना तो उसने लिखा हुआ था यासिर ले जाएगा ये एसेट, तो फिर GRV नहीं आता, फिर परचेज ऑप्शन आता है, ठीक है। तो बिल्कुल 7.14 भी इधर आएगा। और UGRV कितने सवाल में? ये शुक्र है कोई नहीं है, शुक्र है कोई नहीं है, ठीक है जी। आंसर बताएं। 37.14। फिर कैसे आएगा? वैसे ही मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था, नहीं आएगा, लेकिन अब मैंने लिखा हुआ था, मैंने कहा जाने दो, माफ़ी दे दो अब, ठीक है। ज़रा वो उस वक्त तो मैंने लिखा, मैंने नहीं ना पढ़ा था कि उसके एंड पर, तो मैंने ये अज्यूम किया कि फुल फ्लैज वाला जितना था अच्छा है ना, ज़रा पूरे फार्मूला की रिवीजन हो गई, और आगे भी मैं वो कॉस्ट माइनस UGRV उसी तरह से लिख लूँगा, ज़रा रिवीजन हो गई, ठीक है। तो कितना आता है जी? 37.14। अब हमने नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो हमने इसको क्या करना है? डिस्काउंटिंग करनी है इसकी, बोलो। इसके लिए क्या रूल था? हायर ऑफ, अगर डीलर मैन्युफैक्चरर है तो हायर ऑफ इम्प्लिसिट या मार्केट रेट। याद आया कुछ?
याद माजी अजाब नहीं है, अल्लाह आपसे हाफजा ना ही छीने, ऐसे शेर ना पड़ा करो। ये कितना था, 18% है और ये 15 है। और बोलो तो आप कौन सा यूज़ करेंगे अब, 18%। ठीक है, चलो अब शुरू हो जाओ जी। 10 एडवांस में है ना, एक इंटू 10 इंटू 1 माइनस 1.18 रेज टू पावर -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.18 प्लस 7.14 इंटू 1.18 रेज टू पावर -2। अच्छा अब ये लिखा हुआ है तो लिखा रहने दो, मुझे माफ़ कर दो, और ये लिखा रहने दो यहाँ पे। ओके डन। 1 मिनट बेटा, 3 है ना, 3 किस्तें हैं 3 है ना। जब 3 है तो पहली तो एडवांस में आ गई, हाँ परचेज ऑप्शन एंड पे आएगा तो -3, सही कह रहे हैं जी, रेड कर दिया, चलें अच्छा है हमने। जी बोले जी बोले, प्लस क्या है, प्लस क्या है, प्लस तो 0 है, ठीक है। UGRV ने आना ही नहीं था भाई, कह रहे थे, मिटा ही देते हैं यार भाई, बाकी कह रहे हैं कंफ्यूज कर रहे हैं उनको, ठीक है। चलो फार्मूला में दोबारा ले, वैसे भी जगह ज़रा मेरे पास तंग होगी ना। जी बोले 30 क्या आ गया, अच्छा अब इधर देखो 30 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। देखो UGRV तो अलग पड़ा था ना, इसी को लेकर जाते थे और कंपेयर करते थे फेयर वैल्यू से, तो ये क्या आ गया 100%, सब्सटेंशली क्या 100% इक्वल है। तो एक का आंसर भी यस आ गया, तो ये कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने बेसिक वाला अपना डाटा सारा रिवाइज किया जो हमें भूला पड़ा था। अब हम एंट्रीज की तरफ जाएंगे, इजाज़त है। तो सबसे पहली एंट्री जो करेंगे वो लंबी वाली एंट्री, वो एंट्री होती थी जो, करके बता दो कभी, क्या ही बात है जी, एंट्री बताओ। 1 अप्रैल 2000, बोलो, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ मैं, स्केड्यूल यहाँ बना लूँगा है, तो 4-5 लाइनें छोड़ दें। जी बच्चों बता दो पहली एंट्री क्या होती थी, वो लंबी वाली एंट्री, पहले डेट बताओ मुझे। 1 अप्रैल 2020 है, ओके जी। एंट्री होती थी लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। अच्छा अब ना रेड मार्कर पे ज़रा ध्यान देना है। पहले पुराना काम, नेट इन्वेस्टमेंट पर लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड होता था, कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड होती थी, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, नहीं है सवाल में आज। सेल रिकॉर्ड होती थी, हाँ, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP। लेकिन आज नई चीज़ क्या है, यूजिंग मार्केट रेट, अब ये पहली बार हुआ असल में, इसलिए सवाल को रोका हुआ था ताकि आपको ये ना लगे लीज नहीं आती, लीज तो आती थी आपको। ये सीन पहली बार इसलिए बना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, आपके किसी सवाल में आप उठाकर देख लें सवालों को, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका मार्केट रेट जो है वो ज़्यादा हो, इम्प्लिसिट रेट ज़्यादा हो मार्केट रेट से। आप सारे सवाल उठा के देख लो, ठीक है। तो PV ऑफ LP यूजिंग, पहले तो ये रूल लिख लेना, मार्केट रेट। वो सेल है ना, सेल, वो सेल तो फेयर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड होती है ना, सेल रिकॉर्ड हो रही है ना, तो सेल तो फेयर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो या तो फेयर वैल्यू या PV ऑफ LP यूजिंग मार्केट रेट, तो मार्केट रेट के ऊपर। अब ये एक नई चीज़ आई, बहरहाल बाकी तो काम वैसा ही चल रहा है, थोड़ा सा इन्वेंट्री को नीचे करके लिखा हमने, तो इन्वेंट्री आ गई। ये किस पे आती है, कॉस्ट। तो बच्चों अब गेम क्या पड़ी, एक मैं यहाँ पर लाल करता हूँ इसको। जब हम नेट इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, हायर को यूज़ करेंगे,
ठीक है जी। और जब हम स्केड्यूल बनाएंगे वर्किंग टू, याद है वर्किंग टू, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, और ये नेट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता था ना 30 से, यकम अप्रैल है आई थिंक, यकम अप्रैल 2020, ये एडवांस का सवाल है तो यकम अप्रैल 20 पहले वाला तो कितना है 10 रुपये किराया, ये आ गया, और फिर यकम अप्रैल 21 को भी 10, काफ़ी है मेरे ख्याल से, ठीक है। इधर देखना इधर देखना इधर देखना इधर देखना, 30 इंटू पहले में सारा ही प्रिंसिपल है भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं होना, एडवांस का सवाल है, और ये कितना बच गया, बोलो बोलो बोलो, 20। समझ में आती है? अच्छा, अगली बात, यहां पर इंटरेस्ट रेट कौन सा लगेगा, जो है रूल डीलर मैन्युफैक्चरर का 18%। सिर्फ मसला कहां पे आया है, सिर्फ मसला कहां पे आया है, सेल रिकॉर्ड करनी है, और सेल को रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट। और आप चेक कर लो पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट, चेक करना पड़ेगा आपको ये सही है या ये लोअर है या नहीं है, दूसरा तो नहीं है कहीं गड़बड़, ठीक है। तो इसका मतलब एक नई वर्किंग इंट्रोड्यूस होगी आपकी इस दुनिया में, और वो वर्किंग है वर्किंग नंबर 3, ठीक है जी। वर्किंग नंबर 3 क्या है, वर्किंग 3 क्या है, आप निकालोगे क्या चीज़, सेल की फिगर, और सेल की फिगर किस पे रिकॉर्ड करते हो आप, कहते हो आप सेल क्या होती है जी, सेल क्या होती है जी, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या है बच्चों, फेयर वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ, हिम्मत करो हिम्मत करो, फेयर वैल्यू क्या है 30, और दूसरा क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यूजिंग मार्केट रेट, यूजिंग, सिर्फ यहां पर ही तो मसला है, ठीक है, यूजिंग। अब ये सारा काम आपको दोबारा करना पड़ेगा, ये जो पीवी ऑफ एलपी आपने निकाली है 30 रुपये ही निकली है ना, ये सारा काम दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन किसको यूज करके। अब ये सवाल पहली बार आया है, इससे पहले नहीं था, कहीं पे नहीं था, जाके देख लो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। तो इसलिए कोई नहीं मसला, घर जाके तसल्ली से करो, कल फिर रिवाइज कराऊंगा, इसलिए यहां नोट किया इसको, ठीक है जी। करो जी, शाबाश, हिम्मत करो हिम्मत करो हिम्मत करो। 10 जमा 10 इंटू, हाँ जी, 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस, अब पिछले वाले देखते रहना तुम नूरुल्ला, 7.14। घर जाके जो काम हो सकता है ना वो अभी करते रहो, ताकि अभी जो काम हो रहा है वो समझ ना आए। 1.15 रेज टू पावर -3, तो फेयर वैल्यू 30 है, प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग मार्केट कितनी है जी 30.95, यानी 31 कर लें, चलो 30.95 ही लिखा रहे। तो लोअर क्या है 30, लोअर क्या है 30, ठीक है जी। तो इस 30 के ऊपर आपने रिकॉर्ड करना है वर्किंग 3 से लाकर सेल को, बाकी सब पुराना था, ठीक है, और सही है। इधर देखो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, यहां से 30, ये वही वाला उठाना है पुराना 30। कॉस्ट ऑफ सेल 26 है, अब बोलो कॉस्ट कितनी है, -0, 26 ही आ गया। ये आपने कहाँ से निकाली है फिगर, वर्किंग 3 से आज जाकर चेक किया है, ठीक है जी, 3 आ गया, और इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है 26, तो आपकी ये पहली एंट्री पास हो गई, ओके। और उसके बाद सारा कुछ वही रूल में है, सिर्फ क्या चीज़ बदली है बच्चों, सेल की बात। आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था कि सेल की एंट्री इस तरह से होती, क्योंकि सेल का मामला कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, कभी ये इम्प्लिसिट रेट जो है ये कभी इस तरह से ज़्यादा हुआ ही नहीं था, बदतमीज़ इस दफ़ा ज़्यादा हो गया, अब हमें परेशान करने के लिए। तो कैसा लगा ये सवाल, इसलिए छोड़ना बनता था ना उस वक्त, अच्छा भला चल रहा था कि हमें लीज आता है। अब बस 2 एंट्रीज करो और छुट्टी करो। यकम अप्रैल 2020 को अगला काम क्या हुआ, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल किस्त आई है भाई 10 और 10, ये देखो पहली कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद
नूरुल्लाह ने ना बस पीछे से मैच करके देखना है कि शायद हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं। यकीन कर लो उस्ताद का एक दफ़ा जी। यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम भूल रहे हैं, वो एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट 1 रुपये से, ये एंट्री ऐसे मुफ्त के नंबर थे। और उसके बाद 31 दिसंबर 2020 पर इंटरेस्ट इनकम होनी है, क्योंकि ये लीज पर दिया हुआ है ना, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट ईयर एंड पहले हो गया ना, तो जो 10 आगे तो बताओ 3.6 और ये कितना बनता है, ये जितना भी बनता है मुझे इससे क्या, मुझे 3.6 ही चाहिए था। तो 3.6 पूरे साल का इंटरेस्ट है, हमें चाहिए 9 महीनों का। आंसर क्या आता है 2.7। ठीक है, अड़ गया है और गड़बड़ हो गया, चलें जी ठीक है इधर ही। तो भाई साहब पुराना सवाल है सारा, रूल वही है, रूल वही है। आपने क्या करना है, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर के सवाल में हायर को लेना है, और ये वर्किंग 1 के अंदर ये पीवी ऑफ एलपी भी ऐसे ही निकालनी है। आपने स्केजुअल भी इसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से निकालना है जो सवाल में चल रहा है। नेट इन्वेस्टमेंट भी आपने वही लेनी है, सारा सवाल बिल्कुल वैसे होना है। लेकिन ये याद रखना, अगर यहाँ पर यूजिंग मार्केट रेट, आपको पीवी ऑफ एलपी कौन सा होता है, यूजिंग मार्केट रेट, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। असल में पहले ये सिनेरियो कभी बना ही नहीं था, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ही जो है हमेशा वो हायर होती थी, तो हम उसके ऊपर चुप करके रिकॉर्ड कर लेते थे, ये बीच वाली बात हमने देखी नहीं। लेकिन सेल याद रख लो, सेल रिकॉर्ड होगी लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट, ठीक है। तो अब ये याद रखने वाली बात है। तो बहरहाल अगर आपका इम्प्लिसिट रेट ज़्यादा हो, मार्केट रेट कम हो, तो सेल के वक्त आपको वर्किंग 3 एडिशनल करना पड़ा करेगी, जिसमें आप इनमें से लोअर को निकालेंगे और उस पर सेल को बुक करेंगे, ठीक है जी। तो इसको इंशाल्लाह कल दोबारा रिवाइज़ भी कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो। कंसोलिडेशन के 2 सवाल हैं, तीसरा और 5वां, काइंडली वो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।